हेलो फ्रेंड, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने पीवाईक्यू की ओर। आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। इसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा स्थापित किया था वो किया था कोलकाता में। सन 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड, फिर आता क्वेश्चन नंबर 2। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। आरएएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में भी और यूपीपीसीएस में पूछा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सन 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया में सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास में पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। सन 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो की थी जोनाथन डंकन ने की थी। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 4 में क्या फ्रेंड्स, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग काल में हुई थी। ये सही बात है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पे क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का शिखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। वॉरेन हेस्टिंग सन 1774 से 1785 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग से, समर्थक से ही सन 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। हेस्टिंग्स के प्राच्य और समर्थन के तहत प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया गया था। सर विलियम्स विकन्स द्वारा दिए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन 2 बातों का जिक्र है। नंबर 1, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग्स विलियम्स जोन्स के में पक्ष। इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना, वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना, प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट कि प्रसंगत कथन और कारणों दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान थी? तो वो थी फ्रेंड्स माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन की स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसमें था, इसका पहला ऑप्शन, इसने भगवत गीता का किया था चार्ल्स
वॉरेन हेस्टिंग्स के चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का आंग्ल अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो किया था सर विलियम्स जोन्स ने। सर विलियम्स जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं इसे सभापति नियुक्त हुए और इस संस्था ने एशियाटिक रिचार्जेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत में प्रकाश लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने सन 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञा शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 चरण प्रकाशित किए। क्वेश्चन नंबर आता 8। स्वतंत्रता पूर्वक अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था छोटे प्रशासनिक नियुक्त शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो वो दिए थे चार्टर अधिनियम 1813 में। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा की प्राप्ति के लिए सरकार का उत्तरदायित्व उठाया और प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की इस अधिनियम के द्वारा। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड की शुरुआत की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, शिक्षा के सभी स्तरों के माध्यम से अंग्रेजी में सिफारिश की गई। 1 और 2, तीसरा ऑप्शन गलत। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र के उद्देश्य से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देश की भाषा को विकास का महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता पद्धति चलाने की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 11। एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच आदेश पत्र पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों पर आदि विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो वो दिया गया था इनमें से सी, प्राथमिक शिक्षा को 1854 के पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने
लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और किस वर्ष की? वो की थी लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906 को की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के एक सम्मेलन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग जो संबंधित था वो शिक्षा से था। सैंडलर आयोग शिक्षा संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.I. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसकी अध्यक्ष नियुक्ति किए गए थे। इस आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का सुधार करना तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा और यह भी बताया गया कि इस कॉलेज में विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं है हो सकता। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वे फ्रेंड्स वो थे, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था तथा इस आयोग के साथ साथ 2 सदस्यों की भी सर सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को भी नियुक्त किया था। इस आयोग में दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता 18, लॉर्ड मैकाले से संबंधित कौन था? तो लॉर्ड मैकाले से जो संबंधित थी वो अंग्रेजी शिक्षा से थे। ठीक है फ्रेंड, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेटिक ने अपनी काउंसिल विविध सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्षेत्र से संबंधित था, तो वो था शिक्षा। भारत में औपनिवेशिक अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज में उच्च वर्गों को दी जाए। इस वर्ग में छन छन कर इस शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि समिति साधनों में स्वस्थ जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में शैक्षणिक नीति फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, वो थे बी मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो वो पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी थी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव में मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किससे निम्नलिखित भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो वो पड़ी थी इनमें से 1813 चार्टर, ये भी ठीक है। जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राचीन शिक्षाविद आंग्ल, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रचलित को हतोत्साहित किया। पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 में चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान
को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो वो की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिक्स में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कौन से वर्ष की गई? तो 1857 में की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 को चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी डीके कार्वे ने। डीके कार्वे के सतत प्रयत्नों में 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विवाह प्रबंधन निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने एक स्वयं को ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है? वो है बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1854 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था में संस्थापक वीपे चिपळूणकर और बीजी तिलक, एमबीसी नामजोशी, गोपाल गणेश अंगकर प्रमुख थे। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में की गई थी। डेविस हेयर अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी वो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की थी आर्थर वेलेजली, इसमें लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वो की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 मई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्तों के वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक के बाद में व्यवसाय से वकील रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो वो क्या था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता 35 लास्ट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किया था? तो इसमें क्या था? ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,